हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 25। तो चलिए क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है कि निम्न में से किस ग्रंथि का आकार अखरोट के समान प्रतीत होता है? इसमें से ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका आकार जो होता है वो अखरोट के समान प्रतीत होता है? ए ऑप्शन आपका वृषण है, बी ऑप्शन आपका प्रोस्टेट है, सी ऑप्शन आपका शुक्रवाहिनी है और डी ऑप्शन आपका शुक्राणु है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उस ग्लैंड का आकार जो है वो आपका कैसा होता है? तो वह अखरोट के समान प्रतीत होता है। उसका जो आकार होता है वो अखरोट के समान प्रतीत होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात अगर हम इस ग्लैंड की करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो जो मूत्र मार्ग होता है और जो ये ह्यूमन मतलब एक पुरुष का ये क्या है भाग है। विसर्ड भी आपके पुरुष के अंग का भाग है और प्रोस्टेट भी आपके क्या है, पुरुष के अंग का भाग है। शुक्रवाहिनी भी आपका क्या है, पुरुष के अंग का भाग है। और क्या है, शुक्राणु भी, मतलब ये पुरुष के जो जनन अंग है उसका क्या है, ये जो है सारे पार्ट्स हैं। तो क्या है कि जो प्रोस्टेट होता है, ये प्रोस्टेट कहाँ पर स्थित होता है? तो मूत्र मार्ग जो होता है और उसके साथ साथ जो उसका अंडकोश होता है वहां पर क्या, मूत्र मार्ग और अंडकोश के सामने मूत्राशय के नीचे, जो उसका मूत्राशय होता है मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होता है और इसका आकार जो होता है वो कैसा होता है? अखरोट के समान होता है। ठीक है, इसी से क्या होती है आपकी शुक्र के उत्सर्ग के समय, जब शुक्राणु उत्सर्ग होता है तो उस समय यह ग्रंथि क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। ठीक है, और इसी से पतले दूध के समान जो है वो क्या है आपका स्राव होता है। मतलब दूध के समान जो होता है वो स्राव होता है और यही दूध जो होता है क्या होता है? ये दूध के समान, इसी ग्रंथि से दूध के समान श्रावण होता है और ये जो श्रावण होता है वो कैसा होता है आपका? क्षारीय होता है, जो बाद में किसमें मिल जाता है? आपका जो वीर होता है, जो स्पर्म होता है, उस स्पर्म में जाके मिल जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रोटीनूरिया नामक बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? किसकी बात कर रहा है कि प्रोटीनूरिया नामक बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? ए ऑप्शन आपका एक्सलम्पसिया है, बी ऑप्शन आपका प्री एक्सलम्पसिया है, सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो प्रोटीनूरिया नामक बीमारी है ये किसके कारण होती है? तो यह जो बीमारी है वो प्री एक्सलेम्सिया के कारण होती है। किसके कारण होती है? तो यह जो बीमारी है वो प्री एक्लेम्सिया के कारण होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बात अगर हम प्रोटीनूरिया की करते हैं तो प्रोटीनूरिया क्या है? एक खतरनाक बीमारी है जो अक्सर क्या है, प्री एक्लेम्सिया के कारण होती है। ठीक है, क्या इस बीमारी में क्या होता है? तो प्रोटीनूरिया के कारण जो मूत्र मार्ग और गुर्दे से, मतलब जो उसका इससे प्रभावित होने वाला जो हमारा अंग है वह क्या है इस बीमारी में? तो हमारा जो मूत्र मार्ग है और जो हमारा गुर्दा है यह दोनों क्या होता है? प्रभावित होता है। वैसे तो सामान्य अवस्था में जो है वो क्या है कि व्यक्ति जो है वो 300 ग्राम प्रतिदिन, 24 घंटे में व्यक्ति 300 ग्राम पर डे आपका क्या है, प्रोटीन का निष्कासन करता है। बट अगर प्रोटीनूरिया नामक बीमारी हो जाती है तो व्यक्ति इससे ज्यादा जो है वो प्रोटीन का क्या होता है, उसके मूत्र के माध्यम से प्रोटीन जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो यह जो बीमारी होती है वो आपकी प्री एक्लेम्सिया के कारण होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को क्या कहते हैं? बालक क्या है कि सर्वप्रथम जब 6 से 7 माह का बालक हो जाता है तो उसके ऊपर के 2 दांत और नीचे के 2 दांत क्या होते हैं? आपके निकलते हैं। उस दांत को हम किस नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन आपका कृंतक है, बी ऑप्शन आपका केंद्रीय कृंतक है, सी ऑप्शन आपका प्रीमोलर है और डी ऑप्शन आपका मोलर है। बात अगर हम दांत की करते हैं तो पूरे मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत, 52 दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं? निकलते हैं। जब क्या है एक नवजात शिशु जिसमें से
20 दांत आपके क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, और 20 दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थाई दांतों की संख्या। क्योंकि अस्थाई दांत जो होते हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं, ठीक है। एक बार वो क्या होते हैं, टूटते हैं, और पुनः वो फिर क्या होते हैं, आते हैं। तो इसलिए अस्थाई दांतों की संख्या 40 मानते हैं। 20 एक बार आएगा, फिर वो गिर जाएगा, फिर वो क्या आता है। तो अस्थाई दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है, और अस्थाई दांतों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। तो इसलिए अगर पूरे जीवन काल की बात करता है तो पूरे जीवन काल में मनुष्य के जो 52 दांत निकलते हैं। अगर वैसे बात करता है तो 32 दांत क्या होते हैं, जिसमें आपके 20 आपके अस्थाई होते हैं, और 20 आपके अस्थाई होते हैं, और 12 आपके क्या होते हैं, अस्थाई दांत होते हैं। बट यहाँ पे बात कर रहा है कि जो है क्या, सबसे पहले निकलने वाला जो दांत होता है, वह सबसे पहला निकलने वाला जो दांत होता है वो हमारा क्या होता है, कृंतक होता है। कौन सा दांत होता है आपका, कृंतक होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, स्त्री अंडाशय में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स उत्पन्न होता है। जो स्त्री का अंडाशय होता है, उस अंडाशय में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। तो वह हार्मोन्स आपका कहाँ पर बनता है, कहाँ पर उत्पन्न होता है, ग्राफियन पुटिका व कार्पस लुटियम में, ट्यूनिका ओवेरिया व कार्पस लुटियम में, ए एवं बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो ये क्या होता है, जो होता है ये ग्राफिकन पुटिका, ये जो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स का ये स्त्रियोचित हार्मोन्स होता है। पहली बात तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं कि स्त्रियोचित हार्मोन्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो स्त्रियोचित हार्मोन्स के अंतर्गत एस्ट्रोजन आता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, और रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा जब सक्रिय होता है गर्भावस्था के समय, रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स आपका क्या होता है, सक्रिय होता है। बट ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं, ये दोनों हार्मोन्स महिला में हमेशा क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, शिशु को, जब गर्भ में शिशु होता है तो शिशु को बांध के रखता है। बांध के मतलब दैट मीन्स उसको गर्भ में व्यवस्थित रखता है। जब ये प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन निष्क्रिय होता है, तब रिलैक्सिन नामक क्या होता है, हार्मोन सक्रिय होता है। तब तक महिला को, जब तक प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन सक्रिय नहीं होगा, निष्क्रिय नहीं होगा, तब तक महिला को लेबर पेन नहीं हो सकता। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन निष्क्रिय हो जाता है, तुरंत रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स क्या होता है, सक्रिय होता है, और महिला को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उस प्रेग्नेंट वुमेन को लेबर पेन शुरू हो जाता है। बट ये क्या कर रहा है कि ये जो दो हार्मोन्स होते हैं, इनका निर्माण कहाँ पर होता है, तो इनका निर्माण जो होता है वो ग्राफियन पुटिका व कार्पस लुटियम में होता है। कहाँ पर होता है, तो ग्राफियन पुटिका और जो कार्पस लुटियम होता है, इसमें इसका निर्माण होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, डायस्लेक्सिक उस व्यक्ति को इंगित करता है जिसे कठिनाई होती है। डायस्लेक्सिक क्या है, जो वह व्यक्ति को इंगित करता है जिसमें क्या होती है, कौन सी कठिनाई होती है, कौन सा डिसऑर्डर उसमें पाया जाता है। अभिव्यक्त करना सीखने में, ठीक है, व्यक्ति कोई भी चीज अभिव्यक्त नहीं कर पाता, क्या ऐसा होता है। खड़ा होना सीखने में, पढ़ना तथा लिखना सीखने में, या बोलना सीखने में। तो यह जो कठिनाई होती है, वह व्यक्ति पढ़ना और लिखना सीखने में क्या हो जाता है, असक्षम हो जाता है। व्यक्ति कोई भी चीज को जल्दी पढ़ नहीं सकता और कोई भी चीज को जल्दी लिख नहीं पाता। ठीक है, तो ये जो डिसऑर्डर होता है वो पढ़ने और लिखने से संबंधित डिसऑर्डर होता है। इसमें व्यक्ति अच्छी प्रकार से, भले प्रकार से ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, कोलेस्ट्रम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुतायत मात्रा में क्या होता है। किसकी बात कर रहा है, कोलेस्ट्रम की बात कर रहा है। तो कोलेस्ट्रम क्या होता है, अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें बहुतायत मात्रा में क्या होता है। बात अगर हम कोलेस्ट्रम की करते हैं तो कोलेस्ट्रम जो होता है, माँ के स्तनों से जब शिशु जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद माँ के स्तनों से क्या होता है, दूध का स्रावण होता है, और वही जो दूध का स्रावण होता है, गाढ़ा पीला दूध होता है। ये क्या होता है, उसमें क्या होती है, विटामिन ए की मात्रा बहुत
पर्याप्त होती है, बहुत ज्यादा होती है, उसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसके साथ साथ उसमें क्या पाया जाता है, आपका गाढ़ा पीला दूध होता है। और ये क्या होता है, शिशु का प्रथम आहार की अगर हम बात करते हैं तो शिशु का जो प्रथम आहार होता है वही ये क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है, गाढ़ा पीला दूध होता है। और इसमें क्या होती है, प्रतिजीवी जो होता है, मतलब एंटीबॉडीज का कार्य करता है, शिशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का, शिशु को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। 1 हफ्ते तक जो मां के द्वारा शिशु के द्वारा जो शिशु को जो स्तनपान करवाया जाता है मां के द्वारा, वह जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सबसे जरूरी होता है कि गाढ़ा पीला जो सबसे पहला दूध होता है उसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में आपका क्या होता है, विटामिन ए विद्यमान होता है। बट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, तो जो प्रतिजीवी होती है वो क्या होती है आपके इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन ए जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है, क्योंकि क्या रीजन है कि जब शिशु जन्म लेता है और जन्म लेने के प्रथम सप्ताह में उसका वजन धीरे 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 कम होने लगता है, इसका रीजन क्या है, यह क्वेश्चन में पूछ रहा है। ए ऑप्शन आपका उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, बी ऑप्शन आपका वह वातावरण में सामंजस्य बैठाता है, और सी ऑप्शन वह ज्यादा समय सोता है, और डी ऑप्शन आपका है उसके स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त नहीं हो पाती है। तो वो क्या है कि जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन इसलिए कम हो जाता है क्योंकि वह वातावरण में सामंजस्य बैठाता है। वह वातावरण में जब वो गर्भ में होता है तो गर्भ का जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। बट बाहर आने पे वह क्या है, उसको श्वसन में लेने, सांस लेने में, सांस की प्रक्रिया करने में भी वो सामंजस्य बनाता है। ठीक है, बाहर का जो इन्वायरमेंट है, बाहर का जो टेम्परेचर है, उससे भी वो क्या करता है, सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, जब वह बाह्य वातावरण में आता है, बाह्य जगत में आता है, तो वह क्या करता है, कहीं ना कहीं वो हर एक पहलू से, हर एक एंगल से, वह हर एक तरीके से सामंजस्य को बनाने की कोशिश करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य को क्या करता है, बैठाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, डायपर चकत्ता होने का मुख्य कारण निम्न में से क्या है। ठीक है, डायपर चकत्ता होने का कारण निम्न में से मुख्य क्या है। ईस्ट संक्रमण है, बी ऑप्शन आपका हेलमिंथीज है, सी ऑप्शन आपका वायरस संक्रमण है, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डायपर चकत्ता होने का जो मुख्य कारण है वह आपका क्या है, ईस्ट संक्रमण होता है। क्या होता है आपका, ईस्ट संक्रमण होता है। इसका जो ऑप्शन सही होगा वह क्या होता है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ईस्ट संक्रमण होता है। बात अगर हम डायपर चकत्ता की करते हैं तो डायपर चकत्ता जो होता है वो क्या होता है, अनेक प्रकार के वस्त्रों की आकृति के जैसे वस्त्र हम क्या करते हैं, धारण करते हैं, तो कुछ ऐसे उसमें जर्म्स वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, ईस्ट होते हैं, जैसे उसमें क्या होते हैं, जर्म्स उत्पन्न हो जाते हैं और जो क्या करते हैं, संक्रमण फैलाने का कार्य करते हैं। इसलिए जब भी हम डायपर का यूज करते हैं, नवजात शिशुओं को जब भी डायपर का यूज कराया जाता है तो उस डायपर को क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है, दोबारा उसका यूज नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, संक्रमण फैलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इस वजह से अगर ज्यादा लंबे समय तक डायपर का बच्चा यूज किया है या शिशु लंबे समय तक डायपर का यूज करता है तो आप देखते होंगे उसके जो स्किन होती है, स्किन में कहीं ना कहीं छोटे छोटे या बड़े बड़े चकत्ते जो होते हैं दिखाई देने लगते हैं। वो किसके कारण दिखाई देते हैं, यही ईस्ट संक्रमण के कारण क्या है, आपके दिखाई देते है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, खंड विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है। किसकी बात कर रहा है कि खंड विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है। ए ऑप्शन आपका थार्नडाइक है, बी ऑप्शन आपका
पियाजे है और सी ऑप्शन आपका थॉर्नडाइक है। ए ऑप्शन आपका फ्राइड है, बी ऑप्शन आपका पियाजे है और सी ऑप्शन आपका थॉर्नडाइक है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन है इसमें थर्स्टन है। इसका जो आंसर होगा वो क्या है, इसमें टाइपिंग एरर हो गई है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उसका डी आंसर होगा। तो डी आंसर जो है वो क्या है आपके, थर्स्टन है। कौन है आपके, जो थर्स्टन है, इसका आंसर जो सही होगा वो क्या होगा, थर्स्टन होगा। इसका आंसर जो सही होगा वो आपका क्या होगा, तो इसका आंसर जो आपका सही है वो क्या है, थर्स्टन होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसमें टाइपिंग एरर हो गया है, बट इसका जो आंसर सही होगा वो क्या होगा आपका, थर्स्टन होंगे। कौन होंगे, थर्स्टन। ठीक है, ये क्या है, इसके जो है वो जनक है, मतलब इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ये आंसर जो होगा ये होगा, थर्स्टन जो है इसके सही आंसर होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्स्टन जो है इसके क्या है, जनक है। इसमें ऑप्शन जो है वो छूट गया है। ठीक है, खंड विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो थर्स्टन महोदय ने क्या किया है, इसको किया है। इसका जो आंसर होगा सही होगा। बात अगर हम थर्स्टन महोदय की करते हैं, तो थर्स्टन महोदय जो थे ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे आपके, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और थर्स्टन ने भी क्या किया था, अनेक विश्वविद्यालयों में जाकर छात्र छात्राओं पर अध्ययन किया और उनके अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य में कितनी प्रकार की, 9 प्रकार की प्राथमिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, थर्स्टन उन्होंने देखिए बुद्धि को, थर्स्टन के बुद्धि का जो वो है, उसमें आपने सांकेतिक बुद्धि है, मनोवैज्ञानिक बुद्धि है, अच्छा जो है वो संगीतात्मक बुद्धि है, या ऐसे जिसमें चित्रकार वगैरह आते हैं। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, बताया कि हमारी जो प्राथमिक बुद्धि होती है, वो प्राथमिक बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो वो जो होती है वो 9 प्रकार की होती है। इसका जो आंसर सही होगा वो आंसर आपका डी सही होगा, जो कौन होंगे, थर्स्टन महोदय होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एरिक्सन के सिद्धांत की किस अवस्था में बालक को शौच संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। क्या कह रहा है कि एरिक्सन के सिद्धांत की किस अवस्था में बालक को शौच संबंधी, बालक में जैसे बालक को मलमूत्र त्याग करने की जो प्रक्रिया, जो प्रशिक्षण दिया जाता है, वह कौन सी स्टेजेस में जो है वो एरिक्सन ने बताया कि इस स्टेजेस में, इस अवस्था में बालक को मलमूत्र से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ए ऑप्शन आपका स्वायत्तता बनाम लज्जा और संदेह है, बी ऑप्शन आपका विश्वास बनाम अविश्वास है, सी ऑप्शन आपका उपरोक्त दोनों है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो एरिक्सन के सिद्धांत की बात अगर हम करते हैं, तो इस सिद्धांत में शौच संबंधी जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो कब दिया जाता है, तो स्वायत्तता बनाम लज्जा और संदेह की अवस्था में क्या किया जाता है, दिया जाता है। कब दिया जाता है, जो है स्वायत्तता बनाम संदेह, स्वायत्तता बनाम लज्जा और संदेह की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे को क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। कैसा प्रशिक्षण, शौच से संबंधित प्रशिक्षण, मल मूत्र निष्कासन से संबंधित प्रशिक्षण क्या होता है आपका, दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि बालक जो है, आप इसमें क्या होता है, तो बालकों में इस प्रशिक्षण में सफलता अथवा असफलता में गर्व की भावना अथवा लज्जा की भावना का क्या करते हैं, विकास करते हैं। बालक की यह जो अवस्था होती है, इसमें ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते हैं, शर्म महसूस करते हैं। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या है, उन्हें इस प्रकार का जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर है। व्यवस्थापन मतलब दैट मीन्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रक्रिया का निम्न में से कौन सबसे मुख्य तत्व है। हम किस तत्व को इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मानेंगे कि यह हमारे मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। ए ऑप्शन आपका नेतृत्व है, बी ऑप्शन आपका संप्रेषण है, सी ऑप्शन आपका संगठन चार्ट है और डी ऑप्शन आपका निर्णय प्रक्रिया है। तो व्यवस्थापन अगोचर की अगर हम बात करते हैं, सबसे प्रमुख जो होता है वो हमारा क्या होता है, निर्णय प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया जो होगी वह हमारी क्या है, आपकी निर्णय प्रक्रिया है, डिसीजन मेकिंग है।
क्या है, डिसीजन मेकिंग है, जो है कोई भी चीज कोई भी कार्य को करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि हम यह कार्य करेंगे तो इस कार्य का यह रिजल्ट होगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों रिजल्ट इसके क्या हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव वे में भी रिजल्ट जा सकता है और नेगेटिव वे में भी आपका क्या है, रिजल्ट जा सकता है। बट जो है व्यवस्थापन प्रक्रिया में जब तक हम कोई निर्णय नहीं लेंगे तब तक हमारी जो व्यवस्थापन प्रक्रिया वो कहीं ना कहीं अधूरी मानी जाती है। वह व्यवस्थापन प्रक्रिया आपकी पूरी नहीं मानी जाती। सबसे पहला आपका क्या, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, वो व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रमुख अगोचर के नाम से या प्रमुख तत्व के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना कब की गई थी? क्या कह रहे हैं, भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग, जिसे हम आज योजना आयोग के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1940 में, 1960 में, 1950 में, 1961 में, 1940 में, 1960 में, 1950 में, 1961 में। ठीक है, तो योजना आयोग की बात अगर हम करते हैं तो भारत सरकार द्वारा 1950 ईस्वी में 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग की स्थापना की गई थी। 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। और यह आयोग जो होता है, इस आयोग के जो मुख्य अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो इस संस्था का क्या है, 2015 1 जनवरी 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग क्या कर दिया गया। ठीक है, योजना आयोग का नाम चेंज करके 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना हेतु सहायक है? निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना हेतु सहायक है? ए ऑप्शन आपका दैनिक लेखा, बी ऑप्शन आपका वार्षिक लेखा, सी ऑप्शन आपका मासिक लेखा और डी ऑप्शन आपका साप्ताहिक लेखा। तो जो भविष्य निधि मतलब भविष्य निधि योजना हेतु सहायक, हम भविष्य में अपने कुछ ना कुछ प्लान करते हैं कि हम इतना अगर बचत करेंगे, इतना अगर हम सेविंग कर लेंगे तो ये हमारे फ्यूचर के लिए, जैसे पढ़ाई के लिए हो गया या इमरजेंसी किसी की कोई बीमार हो गया तो उस सब कार्यों के लिए, या कहीं फ्लैट लेना हो या कहीं पे जगह लेनी हो, तो इन सब कार्यों के लिए जो है हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सेविंग करते हैं, कुछ ना कुछ बचा कर रखते हैं, बचत करते हैं। और बचत करने पे हम क्या करते हैं, उसका लेखा जोखा क्या भविष्य के लिए हम प्रस्तुत करते हैं, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, वार्षिक लेखा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वार्षिक लेखा के नाम से हम इसे क्या करते हैं, किस प्रकार का लेखा भविष्य हेतु या सहायक होता है? तो वार्षिक लेखा जो होता है ये हमारे भविष्य के लिए क्या होता है, सहायक होता है। हम पूरे वर्ष का अनुमान लगा लेते हैं कि हमने इतना पैसे को, हमारी इतनी आय थी और हमने इतना क्या किया, व्यय किया, यानी कि हम घाटे में हैं या हम मुनाफे में हैं। मतलब हम प्रॉफिट, हमारा जो ये सेशन था वो सेशन हमारा प्रॉफिट में था या यह सेशन हमारा क्या है, लॉस में था। इन सब का हम क्या करते हैं, लेखा जोखा रख लेते हैं। जैसे हमारे गवर्नमेंट के द्वारा भी क्या है, बजट इसीलिए पेश किया जाता है कि ताकि हम जान सके हमारा जो एक्चुअल अकाउंट है वो कितना है, हमारे पास कितने आए और पैसा आया और हमने कितना व्यय किया, कितनी हमारी आय थी और हमने कितना व्यय किया। ये वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा जो है होता है, यही क्या होता है, आपका भविष्य के लिए अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट सेशन में फिर हम क्या करते हैं, अगर हमको प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, अगर हमको लॉस हुआ तो नेक्स्ट सेशन में हम उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि में संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है। जो भविष्य निधि योजना है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पैसे जब हमारे पास हो जाते हैं हम उसको ले जाके बैंक में जमा कर देते हैं। ठीक है, या हम जीवन बीमा पॉलिसी करवा लेते हैं। तो वो जो क्या है, वो पैसे क्या होते हैं, हमारे द्वारा दिए गए गवर्नमेंट को दिए जाते हैं और वह पैसे कहीं ना कहीं क्या होते हैं, हमारे आकस्मिक संकट में काम आते हैं या मनोरंजन में काम आते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा में काम आते हैं या राष्ट्रीय विकास कार्यों में काम आते हैं।
ठीक है। तो भविष्य निधि योजना या जीवन बीमा निगम में हम जो धनराशि संचित करते हैं वह धनराशि जो होती है वह राष्ट्रीय विकास कार्यों के लिए क्या होती है, सहायता प्रदान करती है। मतलब अगर राष्ट्र का, क्योंकि वो पैसा क्या होता है कलेक्ट हो जाता है और क्या कहे गवर्नमेंट के थ्रू वो पैसा कहीं ना कहीं राष्ट्र के विकास में क्या किया कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है, और पुनः जब हमको नीड होती है हम जाके उस पैसे को क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। मतलब हमारे पैसे का जो होता है वो ट्रांसफर होता है, हमारा पैसा किसी दूसरे को मिलेगा, किसी दूसरे का पैसा हमको मिलेगा, ऐसे जो होते हैं वो प्रोसेस होते रहते। बट हमारा पैसा एक जगह पर क्या होता है अस्थायी हो जाता है, और वह जो है राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के कार्यों में वो क्या किया जाता है, उसका यूज किया जाता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि आकस्मिक संकट में हम उसका यूज करते, नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्र के विकास के लिए हम उसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय विकास कार्यों में हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस पर FPO का चिन्ह नहीं लगता है? किसकी बात हो रही है? तो FPO की बात हो रही है। ऐसा कौन सा वो है जिसमें FPO का चिन्ह नहीं लगता है? ठीक है, तो क्या है इसमें FPO का चिन्ह नहीं लगता है? घी है, टमाटर केचप है, शरबत है या फ्रूट जूस है। ठीक है, तो इस किसमें से FPO का जो है वो चिन्ह नहीं लगता। बात अगर हम FPO की करते हैं तो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर के नाम से इसका फुल फॉर्म अगर होगा तो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो है इसका क्या है, फुल फॉर्म है। तो यह जो होता है ये प्रमाणन किस पर नहीं लगता, जो हमारा शरबत होता है इस पर यह प्रमाणन नहीं लगता है। जो हमारा शरबत होता है इस शरबत पर इसका प्रमाणन नहीं लगता। बाकी घी है, टमाटर केचप है, फ्रूट जूस है, इन सब पर क्या है, इसका जो चिन्ह होता है, इसका जो प्रमाणन चिन्ह होता है वो क्या होता है, आपका लगता है। ठीक है, तो क्या है, और बात अगर हम FPO की कहते हैं, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, इस अधिनियम के तहत जो भी व्यक्ति या संस्था फल, सब्जी या भोज्य पदार्थ क्या करता है, तैयार करता है, यह उत्पाद उसको मानक प्रदान करता है। जैसे हम अगर क्या करते हैं कि फल उगाए, सब्जी उगाए, तो हम उससे जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जो उत्पाद हम उससे बनाएंगे, उस उत्पाद को बनाने के बाद जो है वो क्या है कि हमारे मानक के आधार पर हमारी गवर्नमेंट क्या है उसे उसकी जांच करेगी, और जांच करने के बाद वो प्रोडक्ट उसकी जो गवर्नमेंट के मानक निर्धारित है उस मानक पे खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। अगर खरा उतर रहा है तो उसको बाजार में सेलिंग का ऑर्डर दे देती, अगर नहीं खरा उतरता है तो इसका मतलब है कि उसे सेलिंग का जो है वो मानक, वह जो गवर्नमेंट का मानक है वह उस मानक को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए उसे सेलिंग का ऑर्डर नहीं मिलता है। ठीक है, बट ये क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि FPO का चिन्ह इनमें से किस पर नहीं लगा। आप घी का पैकेट उठाइए उसमें भी आपका FPO का चिन्ह लगता है, और आप टमाटर केचप उठाइए उसमें भी लगा रहता है। फ्रूट जूस, कोई भी फ्रूट जूस आप लीजिए, उस सारे फ्रूट जूस में क्या है आपके ये जो है FPO का चिन्ह क्या होता है, आपका लगा रहता है। बट जो शरबत होता है इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा चिन्ह नहीं लगा होता है। ये रहे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।